अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर करेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट जो है हमारा, उसका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक पार्ट का। और एक्चुअल बुक के लिहाज से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 है, द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज का जो लेक्चर होगा वो भी इसी बारे में होगा, आई मीन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात आप डेफिनेशन समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं किसे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो स्टडी है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ऑफ द कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को जो के फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड। ठीक है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड के बनने के नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है, अच्छा, उसके स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टीज की स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो ये जो वर्ड आ गया है ऑर्गेनिक का, ये एक्चुअली जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं पे स्टडी करोगे तो आप उन कंपाउंड्स को स्टडी करोगे जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होगा। मीथेन वगैरह हो गया, सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया, इथेन हो गया, इथीन हो गया। ये तमाम के तमाम वो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है। तो इन्हीं के स्ट्रक्चर को, इन्हीं की प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब एक बात आपको मैं बताऊं जो कि कंफ्यूजन भी है, जो नए नए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। देखो, जो वर्ड है ना ऑर्गेनिक, सबसे पहले जो ये इस्तेमाल होता था स्टार्टिंग में स्पेशली, वो इस्तेमाल होता था सिर्फ उन चीजों के लिए जो कि ड्राइव की जाती हैं, जो कि हासिल की जाती हैं एनिमल से और प्लांट से। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनसे जो चीज ड्राइव की जाती है, हासिल की जाती है, उसे कहा जाने लगा, उसे कहा जाता था ऑर्गेनिक। तो इनिशियली सब ऐसे ही समझते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें किसी लाइफ वाली चीज की मदद से मिलेंगे, यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स के जरिए मिल सकते हैं और उन्हें हम लैब में बना नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बट 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको लैब में प्रिपेयर करके साबित किया कि इनको लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये बात आप जहन से निकाल दीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें हम स्टडी करेंगे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही हैं, प्लांट से, एनिमल से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया जा सकता है। जिसकी पहली मिसाल मैं आपको बताऊं, काफ़ी पुरानी, 1828 के अंदर, 1828 के अंदर एक जर्मन केमिस्ट था, वोलर। ठीक है, जीनियस। तो इस साइंटिस्ट ने सबसे पहली मर्तबा यूरिया बनाया लैब के अंदर। अच्छा, यूरिया क्या चीज है? देखो, मेटाबॉलिज्म का जो रिजल्ट होता है ना, मतलब इंसान जब कोई चीज खाता है तो जो हजम होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में मतलब ये कि ब्रेक डाउन करके जो कुछ हम खा रहे हैं उससे एनर्जी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो कुछ वेस्ट बचता है। ठीक है ना, वो जो वेस्ट है वो यूरिन के जरिए फॉर एग्जाम्पल बाहर आ रहा है, तो वो जो यूरिन के जरिए बाहर आने वाला वेस्ट है ना, वही कहलाता है यूरिया। तो यूरिन, यूरिया याद रख लोगे आप ना कि यूरिया जो है वो यूरिन से मिलता है। तो इनिशियली ऐसा कंसिडर किया जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के जरिए मिल रहा है, बट वोलर ने उसको लैब के अंदर प्रिपेयर किया। और किसकी मदद से प्रिपेयर किया? उसने इसको प्रिपेयर किया है अमोनियम साइनेट की मदद से। ठीक है, अमोनियम साइनेट को उसने क्या करा, अमोनियम साइनेट को उसने इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉयल करा। जब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर उसने बॉयल किया तो नतीजे में हमें मिल गया यूरिया। तो ये जो इक्वेशन है, इसके जरिए हम ये बात देख सकते हैं कि यूरिया को बाकायदा लैब के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसा कि वोलर ने प्रोड्यूस किया था। तो ऐसा होने के फौरन बाद क्या हुआ, वो जो वाइटल जैसे हम लाइफ कहते हैं, वाइटल थ्योरी थी। वाइटल थ्योरी के मुताबिक यही था कि तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, लाइफ से मिलते हैं, लेकिन वो गलत हो गई। यानी कि वाइटल थ्योरी को बिल्कुल हम डिस्कार्ड कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि अब हम बहुत सारे अब तो जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक और मिसाल भी है, सबसे पहले जो रबर को प्रिपेयर किया जाता था ना, तो रबर को प्रिपेयर किया जाता था, यानी कि अलग किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, वो किया जाता था रबर प्लांट से। ठीक है, रबर प्लांट से जो लेटेक्स निकलता है ना, लेटेक्स, रबर प्लांट से लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स से जो है ना हम अलग कर लेते थे रबर को। ठीक है, हालांकि अब सिंथेसाइज रबर बन रही है, अब तो जो रबर्स बन रही है वो तमाम की तमाम लैब में बन रही है और इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से बन रही है। ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से हम बना सकते हैं रबर को। ठीक है, तो रबर का बनना जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ रबर प्लांट के लेटेक्स के जरिए हासिल किया जाता था, अब जो है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब हम प्रिपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से। ठीक है, अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट केक्यूल। ठीक है ना, केक्यूल की खास बात यह है कि इसने 1865 में
इसने 1865 के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी समझ लो उसकी बुनियाद रखी। इसने बहुत सारे जो हाइड्रोजन कार्बन के जो स्ट्रक्चर्स थे वो बताए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बताए, चेन स्ट्रक्चर बताए, रिंग स्ट्रक्चर बताए, रिंग और चेन स्ट्रक्चर बताए, यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना उस वक्त वहां पे केक्यूल ने जो है वो 1865 के अंदर एक्सप्लेन करे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत जो है ना वहीं से ही आ गई है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एलिमेंट जो है वो हम स्टडी करते हैं। और आज तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बनाए जाते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आपको पता है कि ये जो कार्बन है जिसके कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ये वर्ल्ड में कितना परसेंट पाया जाता है? कितना परसेंट पाया जाता होगा? 1%, 2%, 10%, 20%? मिलियंस ऑफ एलिमेंट कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि जो कार्बन है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ 0.027%। 0.027%, यानी कि 10,000 में से 27। अगर 10,000 कंपाउंड्स हैं, 10,000 पार्टिकल्स हैं, तो उसमें से जो 27 होंगे वो जो है वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड होंगे। लेकिन अब देखिए मिलियंस ऑफ जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक जो है आज तक हमें मिलते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर कंपाउंड नहीं पढ़ते हम लोग कार्बन का, ये बात भी आप याद रखना। हर कंपाउंड कार्बन का नहीं पढ़ा जाता ऑर्गेनिक में। कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट ऑक्साइड्स जो कि कार्बन किसी मेटल से कंबाइन होकर बनाता है, वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं स्टडी करते। उसके लिए इनऑर्गेनिक के अंदर उन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी ऑक्साइड्स हैं जो कि कार्बन बनाता है मेटल्स के साथ कंबाइन होके, जितने भी कंपाउंड्स बनाता है मेटल्स के साथ कंबाइन होके, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक में स्टडी किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक में स्टडी किए जाते हैं, ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं किए जाते। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब कौन सी ऐसी खुसूसियत है कि हमारे अर्थ में सिर्फ 0.027% मौजूद होने के बावजूद मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं? ऐसा क्या है? तो देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की उसी अपने किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने की। यानी जो कार्बन का मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे कार्बन के साथ जो कंबाइन होता है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। और ये कैटिनेशन कार्बन में बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होके स्ट्रक्चर बनाता है, चेन बनाता है, रिंग बनाता है। तो यही जो स्ट्रक्चर्स है ना, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इतने मिलियंस में होने की वजह है। समझ गए बात? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? द रीजन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन यह है कि कोई भी जो एटम है वो अपने ही एटम, अपने जैसे किसी एटम के साथ, यानी कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। अच्छा, ये सिर्फ कार्बन के पास नहीं, आप लोग सोचो शायद सिर्फ कार्बन के पास है, नहीं। जैसे सबसे कॉमन जो है सिलिकॉन के पास ये प्रॉपर्टी है। सिलिकॉन के पास भी ये प्रॉपर्टी है कि वो बड़ी अच्छी कैटिनेशन करता है, यानी कि जो सिलिकॉन का एटम है वो सिलिकॉन के एटम के साथ अच्छे खासे अमाउंट के अंदर जो है वो ऐड हो सकता है। बट अगर उस सिलिकॉन की जो कैटिनेशन है उसको मैं कंपेयर करूं कार्बन की कैटिनेशन के साथ, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कार्बन में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है ना, बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो क्योंकि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा है, यानी कि वो आपस में कंबाइन होकर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी वजह से एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एक रिंग चेंज हो गया, एक कार्बन की पोजीशन चेंज हो गई, तो सारे मामला ना डिफरेंट हो जाते हैं। ब्रांचेस की वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था ताकि एक आइडिया हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड आई होप जो कुछ मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं कोई बात समझ में आई या कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। एंड इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।